चलिए दोस्त, तो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अंतर। अपूर्ण में कौन सा? एकाधिकारात्मक। उसमें दोनों में अंतर क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता, एक अपूर्ण प्रतियोगिता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसका डिफरेंस कई बार एग्जाम में बड़े क्वेश्चन के रूप में भी पूछते रहते हैं। तो पहला है इसका आशय, कि दोनों का आशय क्या है। तो पूर्ण प्रतियोगिता ये बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु के बहुत क्रेता विक्रेता होते हैं और इनमें इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि कोई भी व्यक्तिगत विक्रेता वस्तु की पूर्ति को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रेता या विक्रेता होते हैं। दूसरी ओर जबकि ये बाजार कैसा है जिसमें बहुत से विक्रेता होते हैं, विक्रेता बहुत से होते हैं जिनकी वस्तुओं की कीमतों में विभेद होता है। ये एक दूसरे को अपूर्ण स्थानापन्न होती है। मतलब क्या है, इसमें भी विक्रेता बहुत है लेकिन वस्तुओं में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, तो ताकि वो क्या कम कीमत चार्ज कर सकता है, कोई ज्यादा कर सकता है, या कम से कम वस्तु को कम ज्यादा करके उनकी सप्लाई को बढ़ा सकता है। किसी की मांग ज्यादा हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी। ये अपूर्ण जैसे ब्रांडिंग हो जाती है। ठीक है। वस्तु की प्रकृति, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग की सभी फर्में बिल्कुल एक जैसी वस्तुओं, कैसी एक जैसी वस्तुओं को उत्पन्न करें, बिल्कुल रंग रूप आकार शकल जो भी है, टेस्ट वेस्ट जिस तरह का जो भी चीज है, एक माइन्यूट सा भी 1% का भी उसमें फर्क नहीं होगा। 100% सेम टू सेम होगी। जबकि इसमें क्या होगा, जबकि इसमें समूहों की सभी फर्म मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन करती है। मतलब क्या होगा, थोड़ी बहुत आसपास होगी लेकिन हल्का सा फर्क रहेगा। किसी की शेप अलग होगा, किसी का थोड़ा सा टेस्ट अलग होगा, किसी का आकार अलग होगा, किसी का रंग अलग होगा। ठीक है, किसी की पैकेजिंग अलग होगी, मतलब थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन होगी चीज वही। जैसे बिस्किट लेने गए, ठीक है, जब एक ही बिस्किट सेम टाइप की मिलेगी, कोई 1% ही फर्क नहीं होता, तो पूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन हल्की फुल्की ब्रांडिंग अलग होगी, शेप कोई गोल होगी, कोई चौकोर होगी, कोई तिकोनी होगी, कोई अलग अलग पैकेट में पैकेजिंग में आएगी, तो सब अलग अलग रहेगी। तीसरा है बाजार की स्थिति का ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में विक्रेताओं एवं क्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूरा ज्ञान होता है। ये हम मान के चलते हैं कि बाजार में जो भी विक्रेता क्रेता उनको दोनों को पता है कि वस्तु कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने रुपए में मिलेगी, कब मिलेगी, सब कुछ जानकारी होती है। ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार की स्थिति के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं मतलब अधूरा ज्ञान होता है, ये कह सकते हैं। मतलब हो सकता है कि इनको ये पता नहीं कि पैकेजिंग दो अलग अलग आ रही है, तो कौन सी पैकेजिंग बेहतर है, कौन सी खराब है, किसका टेस्ट, टेस्ट से तो कलर है, क्वालिटी कैसे है, किसमें क्या है, तो वो ज्यादा पूरी जानकारी नहीं होती हमेशा। और आज का दौर इसी का ही है कि हमें बाजार का कितना चीज है हर एक। लेकिन जैसे कपड़े लेने जाएंगे, कपड़े के रेट अलग अलग, लेकिन आप डिफरेंट नहीं कर पाओगे इसमें क्या चेंजेस है। फर्म एवं उद्योग, इसके अंतर्गत विभिन्न फर्मों को सम्मिलित रूप में उद्योग कहते हैं, क्योंकि इसमें वस्तु की एक रूपता, इसमें सब एक रूपता होती है, तो जो एक इकाई है उसको फर्म कहेंगे और सभी फर्मों को मिल के जाएगा उसको क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फर्म तो होती है लेकिन फर्मों के जो सम्मिलित हो जाती है, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, समूह या ग्रुप क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर की वस्तुओं में विभेद होता है। क्या होता है, वस्तु विभेद। ये मैंने बार बार बताया, वस्तु विभेद किसमें जाता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में। और कीमत विभेद किसमें आता है, एकाधिकार में। एकाधिकार में क्या आएगा, कीमत विभेद। और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या आएगा, वस्तु विभेद। वस्तु विभेद यानी वस्तुओं में विभेद कर रहे हैं। ठीक है। तो कीमत विभेद में एक ही वस्तु तो होगी लेकिन उसकी कीमत अलग अलग वसूली जाएगी, और इसमें कीमत तो सेम है लेकिन वस्तुएं अलग अलग है। नेक्स्ट है साधनों की गतिशीलता। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों की गतिशीलता पूर्ण होती है। जैसे श्रम की गतिशीलता केवल मजदूरी दर पर निर्भर मानी जाती है, यानी श्रम को एक जगह से दूसरा आसानी से किया जा सकता है। जबकि इसमें साधनों की गतिशीलता अपूर्ण होती है। ठीक है। जैसे श्रम की गतिशीलता को मजदूरी कहते हैं, अन्य तत्व भी प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसमें श्रम को एक ही लेते हैं, इसमें बाहर के तत्व भी प्रभावित कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है विक्रय की लागत, जो बेचने में क्या क्या लागत आती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, बेचने के लिए अलग से उनको न तो एडवर्टाइज करने की जरूरत होती है या कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, ब्रांडिंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ग्राहक ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको सारा पता है। जबकि विक्रय
लागतों का विशेष महत्व होता है किसमें, अपूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए गैर मूल्य प्रतियोगिता, देखो यहाँ गैर मूल्य पर, मतलब मूल्य में प्रतियोगिता नहीं होगी, मूल्य के अलावा में वस्तु के आकार रंग रूप वस्तु में किया जाएगा, जैसे किसके माध्यम से, विज्ञापन प्रचार आदि के माध्यम से, तो इसमें विक्रय लागत बढ़ती है, इसमें विक्रय लागत नहीं होती, किसमें नहीं होती, पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होती और अपूर्ण प्रतियोगिता में होती है। मूल्य एवं लागत, इसमें तुलनात्मक रूप से निर्धारित मूल्य कम होता है क्योंकि इसके अंतर्गत विक्रय लागतों का अभाव होता है, इसमें विक्रय लागत है उनका क्या होता है, अभाव होता है। इसमें तुलनात्मक रूप से निर्धारित मूल्य कम होता है क्योंकि इसके अंतर्गत विक्रय लागतों का अभाव होता है, जबकि इसमें निर्धारित मूल्य अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत विक्रय लागत होती है, सीधी बात है कि विक्रय लागते हुए तो विक्रेता खुद थोड़ी बियर करेगा, उसको कहीं ना कहीं कंज्यूमर पे डालेगा, तो कैसे डालेगा, कीमत बढ़ा के या किसी और रूप में डालेगा, ठीक है, या तो क्वांटिटी चेंज कर लेगा। फिर है आगम वक्र, रिवेन्यू कर्व इसका कैसा होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य की दशा में औसत आगम सीमांत आगम की बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है, साम्य की जो दशा में, जहाँ साम्य बनता है ना, इक्विलिब्रियम जहाँ आता है, वहां पे क्या होता है, औसत आगम और सीमांत है, ए आर और एम सी बराबर होता है, ठीक है। जबकि इसमें साम्य की दशा में औसत आगम सीमांत लागम से अधिक होता है, इसमें ए आर होता है वो एम सी से ज्यादा होता है, और इसमें ए आर और एम सी बराबर होता है। जो मैंने जब पढ़ाया था आपको पूर्ण प्रतियोगिता, तो उसमें ग्राफ से भी बताई थी ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर मूल्य निर्धारण में फर्म की भूमिका, मूल्य निर्धारण क्या करता है, उसमें फर्म का क्या रोल होता है, ये फर्म का देखना। इसके अंतर्गत संपूर्ण बाजार में वस्तु का केवल एक मूल्य प्रचलित होता है क्योंकि प्रत्येक फर्म को उद्योग द्वारा निर्धारित वस्तु के मूल्य को स्वीकार करना पड़ता है, जो उद्योग ने दे दिया है वही आपको स्वीकार करना, इसलिए फर्म कोई डिसाइड नहीं करता है मूल्य। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कुछ अंश तक वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है क्योंकि प्रत्येक फर्म के को कुछ अंश तक अधिकार प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, कुछ फर्म होती है तो कुछ हद तक तो कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक। जैसे आप कचौरी समोसे लेने जाते होंगे तो सब जगह के सेम ही मिलते हैं, लेकिन सब जगह सेम ही होते हैं, लेकिन किसी का कहते हैं कि टेस्टी बहुत ज्यादा इसका फेमस है, तो कोई 2 रुपये एक्स्ट्रा भी लेता है आप, लेकिन वो अगर 2 रुपये की जगह 10 रुपये का समोसा मार्केट में मिल रहा है, उसकी जगह अगर आप 50 का बेचना शुरू करें तो कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो वो 10 का क्या कर सकता है, 20 कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत कर सकता है, 10 का 15 20 तक कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। आगे है मांग वक्र, 10वां पॉइंट मांग वक्र। अपूर्ण प्रतियोगिता में के अंतर्गत पूर्ण, ये अपूर्ण नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र ए आर पूर्णतः लोचदार होता है, कैसा होता है, लोचदार होता है, ठीक है। क्यों होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, मतलब कीमत में कुछ भी चेंज मत हो या हल्का सा मामूली से चेंज होते ही मात्रा में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, अर्थात वो एक पड़ी हुई रेखा के रूप में होता है, इसी कारण ए आर और ए एम आर बराबर होता है, ऐसा होता है ना पूर्ण प्रतियोगिता का वक्र, मैंने बताया था अभी, इस तरह से पूरा स्ट्रेट एकदम सीधा होता है। जबकि इसमें फर्म का मांग वक्र ए आर पूर्णतः लोचदार नहीं होता है, अर्थात ये बाएं से दाएं गिरता हुआ वक्र होता है, इसी कारण ए आर क्या होता है, ए एम आर से ज्यादा होता है। इसका वक्र ऐसे बनेगा, थोड़ा सा अगर दिख रहा है तो इस तरह, ये ए आर होता है, ठीक है, और ये एम आर होता है, नीचे वाला एम आर होता है। चलिए नेक्स्ट है दीर्घकाल में स्थिति कैसी होती है लाभ की। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म को सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, जबकि फर्म का अनुकूलतम आकार होता है और इसमें जिससे मूल्य अपेक्षाकृत कम रहता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट मिलना है पूर्ण प्रतियोगिता में, दीर्घकाल में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अल्पकाल में तीनों स्थिति हो सकती है, असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में तो क्या होना है, सामान्य लाभ भी होना है, किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में। नेक्स्ट अपूर्ण प्रतियोगिता, इसमें क्या होगा, दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ एवं असामान्य लाभ दोनों प्राप्त हो सकते हैं, हानि तो नहीं होगी, हानि तो होगा दीर्घकाल में, अगर हानि हो रही है तो कौन बेचारा पागल थोड़ी है जो कोई दीर्घकाल में भी हानि लेगा, इससे क्या हो सकता है, सामान्य लाभ है असामान्य लाभ दोनों हो सकते हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन किंतु फर्म का आकार अनुकूलतम से छोटा रहता है जिससे मूल्य अपेक्षाकृत अधिक रहता है। चलिए तो, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट है एकाधिकार बाजार जो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।